हेलो एवरीवन। आज की जो ऑब्जेक्टिव है वो हम लोग की क्रेब्स साइकिल और ईटीएस पे बेस्ड है। इसके पहले हम लोग ने जो पढ़ा था वो ग्लाइकोलिसिस के बारे में पढ़ा था, जो कि मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट का फर्स्ट स्टेप है। और आज हम पढ़ेंगे इसके ऑब्जेक्टिव, इसके आगे की जो प्रोसेस होती हैं उन सब पे बेस्ड एक ऑब्जेक्टिव। उसके पहले जान लेते हैं एक जनरल ओवरव्यू कि ये जो मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है वो किन किन कंडीशंस में होता है और ये किस तरीके से कितने स्टेप्स में कंप्लीट होता है, जिससे हमको या किसी भी एनिमल्स को एनर्जी मिलती है। तो फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने ग्लाइकोलिसिस को पढ़ा था, जिसमें क्या होता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमको पायरुविक एसिड देता है। ग्लूकोज होता है एक 6 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है और पायरुविक एसिड हमारा 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। तो इस वजह से हम लोग को 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं 3-3 कार्बन के पायरुविक एसिड के। और इसमें जो ग्लाइकोलिसिस की जो प्रोसेस होती है वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है। फर्स्ट पार्ट जो होता है उसमें हम लोग को एक्टिवेशन एनर्जी देने की नीड पड़ती है। उस प्रोसेस को बोलते हैं एनर्जी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस या एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज। किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले अगर हम उसको एक्टिवेशन एनर्जी दे देते हैं तो वहाँ पे रिएक्शंस अच्छी तरीके से होते हैं। देन बाद में हमको एटीपी जनरेट करके देती है, तो वो फेज बोला जाता है एनर्जी जनरेशन फेज। तो हम लोग की ग्लाइकोलिसिस 2 फेजेस में डिवाइडेड है, एक इन्वेस्टमेंट फेज में और जो सेकंड है वो है जनरेशन फेज। इसमें एटीपी का जनरेशन या एनर्जी का जनरेशन हमारे NADH2 या एटीपी के फॉर्म में होता है। और ग्लाइकोलिसिस की जो प्रोसेस होती है हम लोग के सेल के साइटोसोल में होती है। ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक्स दोनों सेल्स में सेल के साइटोसोल में ही होती है। अगर फिर प्रोकैरियोटिक सेल रहा ग्लाइकोलिसिस के बाद जो क्रेब्स साइकिल या ईटीएस होगा वो प्रोकैरियोटिक सेल्स के साइटोसोल में, क्योंकि वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होते हैं। अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें, अगर वहाँ पे एरोबिक कंडीशंस में मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो वो क्रेब्स साइकिल में एंटर करेगा ग्लाइकोलिसिस के बाद। और ये प्रोसेस हम लोग की होती है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। इसमें क्या होता है जो पायरुविक एसिड होता है उसका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है क्रेब्स साइकिल में एंटर करने से पहले और ग्लाइकोलिसिस के बाद। ये एक लिंक रिएक्शन है जो कि क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलिसिस को आपस में कनेक्ट करता है। इसमें क्या होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के माध्यम से जो पायरुविक एसिड होता है उस वो एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाता है। बाहर पहले से सेल में मौजूद रह रहे कोएंजाइम इस पायरुविक एसिड से मिल जाते हैं। हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड एक रिलीज हो जाता है, तो ये हम लोग का जो एसिटिल कोएंजाइम है ए है वो 2 कार्बन का मॉलिक्यूल बन जाता है। तब वो हमारे क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है। क्रेब्स साइकिल जो स्टार्ट होती है वो 6 कार्बन के मॉलिक्यूल से स्टार्ट होती है। तो ये बाकी के 4 कार्बन के मॉलिक्यूल्स कहाँ के आएंगे, कहाँ से आएंगे? वो जो क्रेब्स साइकिल है ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। वो साइकिल में बहुत सारे कंपाउंड्स बनते रहते हैं, एसीटेट या एसिड्स वगैरह। तो जो एसिटिल कोएंजाइम ए है क्रेब्स साइकिल में एंटर करेगा अपने 2 कार्बन को लेके। और जो सेल में पहले से साइकिल में ऑक्सैलो एसीटेट से मिलके ये तब रिएक्शन को स्टार्ट करेगा। ऑक्सैलो एसीटेट या ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से मिलके क्रेब्स साइकिल की रिएक्शन स्टार्ट होगी, तब ये हम लोग का 6 कार्बन का मॉलिक्यूल बन जाएगा। और पूरे साइक्लिक प्रोसेस में हम लोग को 3 NADH2 मिलता है, A1 FADH2 एंड एक ATP। जहां जहां से हम लोग को ATP क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलिसिस से मिलती है, ऐसे टाइप के फॉस्फोराइलेशन को बोलेंगे सबस्ट्रेट लेवल का फॉस्फोराइलेशन। यहाँ से सबस्ट्रेट से ही हम लोग को डायरेक्ट एटीपी मिल जा रही है, इसीलिए इस वजह से ऐसे फॉस्फोराइलेशन को हम लोग सबस्ट्रेट लेवल का फॉस्फोराइलेशन बोलेंगे। और एक फर्स्ट जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होती है वो एसिटिल को एंजाइम ए में जब पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है तब हम लोग को मिलती है। इसमें क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है, कोएंजाइम ए एंटर करता है और ये 3 कार्बन का मॉलिक्यूल 2 कार्बन के मॉलिक्यूल के में कन्वर्ट हो जाता है और उसमें एक कोएंजाइम ए
अटैच हो जाता है। तब हम लोग का एसिटिल कोएंजाइम ए क्रेब्स साइकिल में एंटर करेगा और जो ये पूरी साइक्लिक प्रोसेस के दौरान हम लोग को 3 NADH2, 1 FADH2 और 1 ATP मिलेगा और ये वाले फॉस्फोराइलेशन में हम लोग का जो NAD प्लस है वो रिड्यूस होके NADH2 में कन्वर्ट हो जाता है और 3 मॉलिक्यूल जो कि हम लोग के क्रेब्स साइकिल से मिले होते हैं, एक FADH2 मिला होता है और ये वाला, ये तीनों तब एंटर करते हैं जब क्रेब्स साइकिल कंप्लीट हो जाती है हमारे ETS की प्रोसेस में। ETS में क्या होता है, यहाँ पे 4 तरीके के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के रूप में काम करते हैं और यहाँ से हम लोग के जो इलेक्ट्रॉन डोनर्स हैं, जो NADH2 ये रिड्यूस होके अपने आप को इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और जो सेल में ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है, ऑक्सीजन फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के फॉर्म में काम करता है। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को ले लेता है और NADH और FADH2 को ATP में कन्वर्ट करने का काम करता है। एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से टोटल हम लोग को 38 ATP के अप्रॉक्स एनर्जी मिलती है और जो हम लोग की क्रेब्स साइकिल की प्रोसेस है वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है, जहां से NADH2, FADH2, ATP रिलीज होता है, तो ये डायरेक्ट हम लोग का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर कर जाता है और जो ग्लाइकोलिसिस में NADH2 रिलीज करता है वो उसको क्रेब्स साइकिल में जाने की नीड नहीं होती है, वो डायरेक्ट हम लोग के ETS में चला जाता है, फिर वो वहां से ATP में कन्वर्ट हो जाता है। अगर ग्लाइकोलिसिस की बात करें तो यहाँ पे हम लोग को टोटल कितनी ATP मिलेगी, 2 ATP तो डायरेक्ट ऐसे ATP के फॉर्म में मिल गई और जो एक NADH2 होता है वो एक NADH2 3 ATP को कैरी करता है, इस वजह से हम लोग को इसमें 6 ATP यहाँ से मिल गई। टोटल ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में हम लोग को 8 ATP मिलती है और ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और ये दोनों ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर करते हैं, तब वहां से वो ATP के फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। तो टोटल हम लोग को क्रेब्स साइकिल और ये पायरुविक एसिड को एसिटिल को एंजाइम ए में कन्वर्ट करने के दौरान कितने एटीपी मिलते हैं, 4 NADH2 मिलते हैं, 1 FADH2 और 1 ATP, 4 NADH2, टोटल 12 ATP देगा, 1 FADH2 2 ATP देगा, वन NADH2 हम लोग का टोटल 2 ATP देता है और ये ATP1 एक डायरेक्ट हम लोग को क्रेब्स साइकिल से मिली रहती है, तो टोटल हम लोग का हो जाएगा 15 ATP। 15 ATP एक एसिटिल को एंजाइम ए से और ए के ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से मिलती है और यहाँ पे हम लोग को 2 पायरुविक एसिड क्योंकि मिले रहते हैं, इस वजह से हम लोग का 2 एसिटिल को एंजाइम ए जनरेट होता है, तो ये साइकिल हम लोग की 2 बार होगी, तो टोटल हम लोग को एक ग्लूकोज की मॉलिक्यूल से 30 ATP यहाँ से मिलेगी और 8 ATP डायरेक्ट हम लोग की ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस से मिलेगी, तो टोटल हम लोग को 8 ATP 38 ATP एक ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म से मिलती है और हम लोग का जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है, सॉरी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है। यहाँ पे 4 तरीके के कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3 एंड 4 चारों लगे रहते हैं, चारों इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के रूप में काम करते हैं और लास्ट में फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के रूप में ऑक्सीजन होता है जो कि NADH2 के सारे इलेक्ट्रॉन्स को या FADH के इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके ATP में जनरेट करने का काम करता है। तो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस हम लोग की साइटोसॉल में होती है, क्रेब्स साइकिल की प्रोसेस हम लोग की माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है और जैसे जैसे वहां से NADH2 FADH2 रिलीज होता है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाता रहता है, वहां से ये चारों कॉम्प्लेक्सेस और ऑक्सीजन मिलके ATP को जनरेट करते हैं। यहाँ पे बहुत से हाइड्रोजन पंप्स लगे होते हैं, ये सारे मिलके ATP का फॉर्मेशन करते हैं
जो आज का ऑब्जेक्टिव है, इसी दोनों क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे बेस है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। आज जो ऑब्जेक्टिव उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इन 1953 क्रेब्स वाज गिवन द नोबेल प्राइज फॉर इल्यूसिडेटिंग। क्रेब्स को 1953 में कौन सी चीज इल्यूसिडेट या प्रतिपादित करने के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था? तो ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट है एटीपी के मेटाबोलाइजेशन के लिए, सेकंड है एनर्जी फॉर्मिंग प्रोसेस इन द सेल, थर्ड इज ऑक्सीडेशन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड फोर्थ इज रेस्पिरेशन चेन। तो जो क्रेब्स थे, इन्हीं के नाम पे जो क्रेब साइकिल बनी है, क्रेब साइकिल को दूसरे नाम से क्या जानते हैं? टीसीए साइकिल या साइट्रिक एसिड साइकिल। ये तीनों नाम से कंफ्यूज मत होइएगा कि टीसीए साइकिल क्या होती है, क्रेब साइकिल क्या होती है, या फिर साइट्रिक एसिड साइकिल क्या होती है। सॉरी, साइट्रिक एसिड साइकिल है। तो जो क्रेब्स थे, उनको एनर्जी फॉर्मिंग प्रोसेस इन द सेल को इल्यूसिडेट करने के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। इन्होंने क्रेब साइकिल की डिस्कवरी की थी, जो हमारे सेल्स में होती है, किस तरीके से वो हम लोग को एटीपी या हम लोग को एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट को मेटाबोलाइजेशन किस तरीके से हम लोग के सेल में होता है, उन सब की डिस्कवरी उन सब की डिस्कवरी के लिए उनको 1953 में नोबेल प्राइज मिला था। तो हम लोग का ऑप्शन बी सही है, एनर्जी फॉर्मिंग प्रोसेस इन द सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। What is the product formed by malic acid dehydrogenase? Malic acid dehydrogenase जो एंजाइम है, वो कौन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है? इसमें क्या होता है, जो मैलिक एसिड होता है, उस पे मैलिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज नाम का एंजाइम काम करता है, जिससे मैलिक एसिड हमारा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये प्रोसेस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से हम लोग का क्रेब साइकिल की स्टार्टिंग होती है। 1953 में इसी को क्रेब साइकिल की डिस्कवरी के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था। तो जो मैलिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज है, वो मैलिक एसिड पे काम करता है, जिससे मैलिक एसिड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक 4 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। हम लोग को ऑप्शन ए सही है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड टू प्रेजेंस ऑफ टीपीपी एंड कार्बोक्सिलेज इन। जो पायरुविक एसिड होता है, वो थाइमिन पायरोफॉस्फेट या कार्बोक्सिलेज में के प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट होता है? फर्स्ट है एथिल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड ऑप्शन इज साइट्रिक एसिड एंड carbon dioxide, third is acetyl aldehyde and carbon dioxide, and fourth is none of the above। जो पायरुविक एसिड का एसिटाइलेशन रिएक्शन होता है, वो एक लिंक रिएक्शन होता है, जो कि ग्लाइकोलिसिस और क्रेब साइकिल को जोड़ने का काम करता है। ग्लाइकोलिसिस और क्रेब साइकिल के बीच का ये एक कनेक्टिव लिंक होता है। इसमें क्या होता है, जो ग्लाइकोलिसिस से पायरुविक एसिड हम लोग का बना रहता है, वो एसिटिल को एंजाइम ए में कन्वर्ट होता है। शुरुआत में हमने ये डिस्कस भी किया था, और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, NaDH2 बनता है, और कोएंजाइम ए आके इससे अटैच हो जाता है। जो पायरुविक एसिड होता है, वो एक 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, और एसिटिल कोएंजाइम में हम लोग का 2 कार्बन का मॉलिक्यूल, और यही एसिटिल कोएंजाइम में ऑक्सैलो एसीटेट से मिलके फिर से क्रेब साइकिल को स्टार्ट करने का काम करता है। तो यहाँ पे हम लोग का सही ऑप्शन है एसिटल्डिहाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें क्या पूछा है, विच कोएंजाइम इज यूज्ड इन एसिटाइलेशन रिएक्शन? एसिटाइलेशन रिएक्शन में कौन सा कोएंजाइम यूज होता है? फर्स्ट है कोएंजाइम ए, सेकंड ऑप्शन इज FMN, थर्ड इज FAD एंड फोर्थ इज नन ऑफ दीज। अभी हम लोग पढ़े हैं, जो एसिटाइलेशन रिएक्शन है, वो एक तरीके का ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है, जिसमें NAD प्लस NADH2 में कन्वर्ट होता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज होता है, और एक कोएंजाइम ए पायरुविक एसिड से आके अटैच हो जाता है। तो हम लोग का सही ऑप्शन है कोएंजाइम ए। एसिटिल कोएंजाइम ए तब डायरेक्ट हम लोग के क्रेब साइकिल में एंटर करेगा, और वहां से क्रेब साइकिल
की स्टार्टिंग हो जाएगी। तो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बेसिकली क्रेब्स इज टर्म्ड एज द एरोबिक कंडीशंस फेज, एरोबिक फेज ऑफ रेस्पिरेशन बिकॉज। क्रेब साइकिल को एरोबिक फेज ऑफ रेस्पिरेशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो क्रेब साइकिल होती है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स के, सॉरी यूकैरियोटिक सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है, और क्रेब साइकिल से ही हम लोग को हाई अमाउंट में एनर्जी मिलती है NADH2 और FADH2 के फॉर्म में। यही एनर्जी हम लोग के ETS की प्रोसेस में एंटर करेगी, जहां से वो ATP में कन्वर्ट होगी। और ये इसको एरोबिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि NADH2 और FADH2 को कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन की नीड होती है। बिना ऑक्सीजन के ये प्रोसेस नहीं होगी। तो देखते हैं ऑप्शंस में क्या क्या है। एरोबिक कंडीशंस आर एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूड ऑपरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। सेकंड इज इट कंज्यूम्स ऑक्सीजन। थर्ड इज ऑक्सीजन एक्ट एज कैटलिस्ट एंड फोर्थ इज नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे ऑप्शन सही हम लोग का ऑप्शन ए सही है। एरोबिक कंडीशंस जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं कि जिससे कि आगे की प्रोसेस हम लोग की ETS की हो सके, जहां से NADH2 और FADH2 ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस से ATP में कन्वर्ट हो सके। और जो ETS की प्रोसेस होती है वहां पे हम लोग के 4 तरीके के कॉम्प्लेक्सेस वर्क करते हैं, जो कि और ETS की प्रोसेस हम लोग के माइटोकॉन्ड्रिया के, सॉरी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होती है। ऑप्शन ए हम लोग का यहाँ पे सही है। आगे का क्या है? मेंशन द पार्ट दैट इज नॉट इन्वॉल्व इन क्रेब साइकिल। इसमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि क्रेब साइकिल में नहीं इन्वॉल्व होता है? फर्स्ट ऑप्शन है एसिटाइलेशन, सेकेंड इज डिहाइड्रोजिनेशन, थर्ड इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड फोर्थ इज डीकार्बोक्सिलेशन। क्वेश्चन में पूछा है कि क्रेब साइकिल में कौन सा पार्ट इन्वॉल्व नहीं होता है? फर्स्ट है एसिटाइलेशन, ये तो क्रेब साइकिल में, क्रेब साइकिल और ग्लाइकोलिसिस को कनेक्ट करने वाला एक रिएक्शन है। डिहाइड्रोजनेशन की प्रोसेस भी क्रेब साइकिल में होती है और डीकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस में होती है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन बच रहा है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये प्रोसेस कब होती है? हम लोग की जो फर्स्ट ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है वो क्रेब साइकिल और ग्लाइकोलिसिस का जब आपस में लिंक होते हैं, जहाँ पे पायरुविक एसिड कोएंजाइम ए में एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है, तो वहाँ पे हम लोग का फर्स्ट ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है। क्योंकि ये क्रेब साइकिल में नहीं होता है तो ये भी इसका पार्ट नहीं है। और सेकेंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहाँ होता है? हम लोग की ETS में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन सी सही है। बाकी ये तीनों रिएक्शन हम लोग की क्रेब साइकिल में होते हैं, ये वाला रिएक्शन नहीं होता है, ये हम लोग का एसिड सॉरी ETS की प्रोसेस में होता है। ऑप्शन सी हम लोग का यहाँ पे सही है। फिर देखते हैं क्या है। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ क्रेब साइकिल? अभी हम लोग पढ़े हैं कि क्रेब साइकिल के और भी कई नाम है। क्रेब साइकिल का नाम इसलिए क्रेब्स के, क्योंकि क्रेब्स ने इसकी डिस्कवरी की थी, इसलिए इसको क्रेब साइकिल बोलते हैं। बाकी के दो नाम क्या हैं और देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या पूछा है। फर्स्ट है EMP पाथवे, सेकंड इज साइट्रिक एसिड साइकिल एंड थर्ड इज ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल एंड फोर्थ इज ग्लाइकोलेट साइकिल। अभी पढ़े कि जो क्रेब साइकिल है उसको हम लोग ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं और साइट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। तो हम लोग के ऑप्शन में साइट्रिक एसिड साइकिल दिया है, तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि क्रेब साइकिल का दूसरा नाम साइट्रिक एसिड साइकिल भी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज पायरुविक एसिड इन रेस्पिरेशन? पायरुविक एसिड में रेस्पिरेशन क्या होता है? फर्स्ट है ए रिजल्ट ऑफ प्रोटीन ब्रेकडाउन, प्रोटीन ब्रेकडाउन का एक रिजल्ट होता है। सेकंड इज ब्रोकन डाउन इनटू 2 कार्बन फ्रेगमेंट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। Third is one of the product of Krebs cycle. Fourth is formed only when oxygen is available. पायरुविक एसिड क्या होता है? जो ग्लाइकोलिसिस का लास्ट प्रोडक्ट होता है, जो ग्लूकोज को पायरुविक एसिड जब कन्वर्ट होती है तो, सॉरी जब ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है तो क्या होता है? ग्लूकोज चूंकि हम लोग का एक 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, वो 2 कार्बन वाले मॉलिक्यूल में 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल में टूट जाता है, और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन की प्रोसेस में रिलीज होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन में हम लोग का बी ऑप्शन में क्या दिया है? ब्रोकन डाउन इनटू 2 कार्बन फ्रेगमेंट एंड कार्बन डाइऑक्साइड
2 कार्बन फ्रेगमेंट में जो ग्लूकोज टूट जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हम लोग का सही है, ब्रोकन डाउन इनटू 2 कार्बन फ्रेगमेंट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Krebs cycle begins with the creation of 6 carbon compound as a result of reaction between 2 carbon compound, namely जो Krebs cycle होता है वो एक 6 कार्बन के कंपाउंड से स्टार्ट होता है, लेकिन ये 6 कार्बन किन किन 2 कार्बन कंपाउंड से मिलकर बने होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इसमें दिया है सक्शनिक एसिड एंड पायरुविक एसिड, सेकेंड ऑप्शन इज एसिटिल कोएंजाइम ए एंड oxaloacetic acid, fourth is fumaric acid and third option is fumaric acid and pyruvic acid, fourth is malic acid and acetyl coenzyme A। जो क्रेब साइकिल होती है अभी हम लोग पढ़े हैं एसिटिल कोएंजाइम A, जो कि एक 2 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, और एक ऑक्सैलो एसिटेट जो कि एक 4 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। 2 कार्बन हम लोग का कहाँ से मिलेगा, एसिटिल कोएंजाइम A से, और 4 कार्बन क्रेब साइकिल में ऑक्सैलो एसिटेट के फॉर्म में मिलता है। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तब 6 कार्बन का मॉलिक्यूल बनता है, वहीं से हम लोग की क्रेब साइकिल की प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे हम लोग का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, एसिटिल कोएंजाइम ए एंड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। यहीं से इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन से हम लोग की क्रेब साइकिल की प्रोसेस स्टार्ट होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट which of the following oxidative phosphorylation occurs during electron transport, which of the following oxidative phosphorylation occurs। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो हम लोग और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहाँ होता है। फर्स्ट ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया में, सेकंड इज राइबोसोम्स, थर्ड इज ग्लाइकोक्सिसोम एंड फोर्थ इज क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पे हम लोग का अभी शुरू से ये पढ़ते आ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और क्रेब साइकिल ये दोनों हम लोग के अगर प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो वहाँ पे सेल के साइटोसॉल में होती है, और अगर यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो वो हम लोग के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो फर्स्ट यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट ऑप्शन दिया है कि माइटोकॉन्ड्रिया, तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया सही हो जाएगा। ये यूकैरियोटिक सेल्स की बात हो रही है, इसमें क्रेब साइकिल और ईटीएस की प्रोसेस के माध्यम से हमको हाई अमाउंट पे एनर्जी मिलती है। बाकी राइबोसोम्स में यहाँ से प्रोटीन की सिंथेसिस होती रहती है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है वहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। तो हम लोग का ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया सही है। फिर देखते हैं क्या है, इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ फॉस्फेट बॉन्ड एनर्जी प्रोड्यूस ड्यूरिंग, किस प्रोसेस में लार्जेस्ट अमाउंट जो फॉस्फेट बॉन्ड होता है वो लार्जेस्ट अमाउंट में किस में प्रेजेंट होता है। फर्स्ट है क्रेब साइकिल, सेकंड इज एरोबिक रेस्पिरेशन, थर्ड इज ग्लाइकोलाइसिस एंड फोर्थ इज नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो हम लोग को हाई लार्जेस्ट अमाउंट जो कि फॉस्फेट बॉन्ड के रूप में प्रेजेंट होता है वो हम लोग को कहाँ से मिलता है, वो हम लोग को मिलता है क्रेब साइकिल में। यहीं से हम लोग को NaDH2, FADH2 और ATP मिलता है। तो जो लार्ज अमाउंट में एनर्जी का फॉर्मेशन करता है वो प्रोसेस हम लोग की क्रेब साइकिल में होती है। तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन ए क्रेब साइकिल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, विच मॉलिक्यूल्स इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो इलेक्ट्रॉन को फाइनली एक्सेप्ट करता है वो कौन सा मॉलिक्यूल है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है NAD+, सेकेंड इज FADH2, थर्ड इज ऑक्सीजन एंड फोर्थ इज कार्बन। यहाँ पे फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इसीलिए हम लोग इसको एरोबिक फेज ऑफ रेस्पिरेशन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन ही फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के फॉर्म में काम करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी ऑक्सीजन दिया भी है, तो हम लोग का ये ऑप्शन सी सही आंसर है। ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, NaDH2 ATP में कन्वर्ट हो जाता है और FADH2 भी, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है। तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन सी ऑक्सीजन सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, where does the electron transport chain take place in eukaryotic cell? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यूकैरियोटिक सेल में सेल के किस पार्ट में होती है? शुरू से यही पढ़ते आ रहे हैं कि जो क्रेब्स साइकिल है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो हम लोग का सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में किस पार्ट में होता है ये शुरुआत में हमने डिस्कस किया था। तो देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या क्या है। फर्स्ट है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, सेकंड इज साइटोप्लाज्म, थर्ड इज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंड फोर्थ इज आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है और इससे पहले जो क्रेब्स साइकिल हो रही होती है वो हम लोग की माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है। और फिर जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो हम लोग के माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन में इम्बेडेड होते हैं। यहाँ पे 4 तरीके के कॉम्प्लेक्सेस काम करते हैं जो कि अगर आप किसी भी सेल मेम्ब्रेन या किसी भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन की स्टडी किए होंगे तो वहाँ पे आप लोग ने देखा होगा लिपिड के साथ साथ बीच में प्रोटीन्स भी होते हैं जिससे आयंस का ट्रांसफर होता है। और जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में 2 मेम्ब्रेन होती है। कुछ एक ऐसे जनरल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसको बोलेंगे आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और जो अंदर वाला मेम्ब्रेन होता है उसको बोलते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और इनके बीच में प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। यहाँ पे हम लोग की क्रेब्स साइकिल की प्रोसेस होती है और जैसे ही यहाँ पे NADH2 या FADH2 रिलीज होता है तो वो डायरेक्ट हम लोग का इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है। यहाँ पे तब यहाँ पे जो प्रोटीन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के रूप में काम करते हैं और हम लोग की ETS की चेन इसी में इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ही होती है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो यहाँ पे ऑप्शन में भी दिया है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है वो यूकैरियोटिक सेल के इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है। और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की बात करें तो यहाँ पे हम लोग की क्रेब्स साइकिल की प्रोसेस होती है। बाकी साइटोसॉल में ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होती है। तो ऑप्शन सी हम लोग का यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्लाइकोलिसिस इज ऑल्सो नोन एज। यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस का एक क्वेश्चन आ गया है कि ग्लाइकोलिसिस को और किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, साइट्रिक एसिड साइकिल, थर्ड इज ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, थर्ड इज क्रेब्स साइकिल एंड फोर्थ इज इमिडिन मेयर-हाफ पाथवे। ये तीनों एक ही साइकिल के नाम है। शुरू से यही पढ़ते आ रहे हैं कि क्रेब्स साइकिल को हम लोग TCA साइकिल कहते हैं, इसको साइट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, या साइट्रिक एसिड साइकिल को क्रेब्स साइकिल या TCA साइकिल कहते हैं। ये तीनों एक दूसरे के नाम है। यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है इमिडिन मेयर-हाफ पाथवे। जो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस है वो इन्हीं दोनों साइंटिस्ट ने स्टडी की थी, इमिडिन एंड मेयर-हाफ ने। इन्हीं के नाम पे बेस पे ग्लाइकोलिसिस को, इनके नाम के बेस पे ही इमिडिन मेयर-हाफ पाथवे कहते हैं। तो इसका ग्लाइकोलिसिस का हम लोग का दूसरा नाम ये इमिडिन मेयर-हाफ पाथवे हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच मॉलिक्यूल इज रिड्यूस्ड टू फॉर्म NADH ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। कौन सा मॉलिक्यूल रिड्यूस होके NADH का फॉर्मेशन करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में? फर्स्ट है NAD+, सेकेंड ऑप्शन इज FADH2, थर्ड इज साइटोक्रोम C एंड फोर्थ इज कोएंजाइम Q। तो NADH को रिड्यूस करने वाला मॉलिक्यूल है वो है NAD+। यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच कॉम्प्लेक्स डायरेक्टली डोनेट्स इलेक्ट्रॉन्स टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन फ्रॉम FADH2। FADH2 से डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाला कौन सा कॉम्प्लेक्स है? तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये चारों कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस वाइज लगे रहते हैं जो कि FADH2 और NADH2 को एक्सेप्ट करने का काम करते हैं। तो ऑप्शन में जो हम लोग का FADH2 होता है
वो कॉम्प्लेक्स सेकंड को यहाँ से कॉम्प्लेक्स सेकंड से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है FADS2। ये यहाँ ये एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं FADS2 डिहाइड्रोजिनेज। और साथ ही साथ इन सब के बीच में कुछ प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम्स भी ऐड होते हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स सेकंड है वो डायरेक्ट FADS2 से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का काम करता है। तो हम लोग का ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। विच कॉम्प्लेक्स इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन? कौन सा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है जो कि डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन की तरफ ट्रांसफर करता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, सेकेंड इज कॉम्प्लेक्स थर्ड ऑप्शन इज कॉम्प्लेक्स थर्ड, फोर्थ इज कॉम्प्लेक्स फोर। तो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के रूप में ऑक्सीजन काम करता है। और ये क्योंकि चारों प्रोटीन सीक्वेंस वाइज लगे रहते हैं तो लास्ट में आता है हम लोग का कॉम्प्लेक्स फोर, देन आता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के रूप में ऑक्सीजन। तो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के रूप में ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम हम लोग का कॉम्प्लेक्स फोर एंजाइम करता है। तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन डी कॉम्प्लेक्स फोर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टाइप। कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन कितने टाइप्स में होता है? जनरली हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो जनरली 3 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट को बोलते हैं मोनोसैकेराइड, सेकेंड इज डाइसैकेराइड, एंड थर्ड इज पॉलीसैकेराइड। तो जो कार्बोहाइड्रेट का कैटेगरीज कार्बोहाइड्रेट को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। तो ऑप्शन में क्या क्या दिया है? ऑप्शन ए इज 1, बी इज 2, ऑप्शन सी इज 3 एंड ऑप्शन डी इज 4। तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन सी सही है। कार्बोहाइड्रेट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। फर्स्ट इज मोनोसैकेराइड, सेकंड इज डाइसैकेराइड एंड थर्ड इज पॉलीसैकेराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द अल्फा एंड बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज आर नोन एज। डी ग्लूकोज के अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स को क्या कहा जाता है? फर्स्ट है एनोमर्स, सेकेंड इज ईपीमर एंड थर्ड इज रेसिमिक मिक्सचर एंड फोर्थ इज इनिडोल। तो अल्फा एंड बीटा फॉर्म डी ग्लूकोज के एनोमर्स बोले जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन ए सही है। अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स ऑफ डी ग्लूकोज आर नोन एज एनोमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डाइसैकेराइड कंसिस्ट ऑफ 2 मोनोसैकेराइड्स यूनिट हेल्ड टुगेदर बाय अ बॉन्ड। जो डाइसैकेराइड यूनिट होते हैं वो एक बॉन्ड के थ्रू आपस में कनेक्ट होते हैं। तो वो कौन सा बॉन्ड होता है? डाइसैकेराइड में 2 मोनोसैकेराइड की यूनिट अटैच रहेगी, लेकिन वो किस तरीके से अटैच रहेगी, किस बॉन्ड के थ्रू? यहाँ पे क्वेश्चन में वही पूछा गया। फर्स्ट है हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, सेकेंड इज ग्लाइकोसिडेड बॉन्ड के थ्रू, थर्ड इज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के थ्रू, या फिर एक आयनिक बॉन्ड के थ्रू। जितने भी डाइसैकेराइड सॉरी मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड होते हैं वो हम लोग के ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से अटैच रहते हैं एक दूसरे से। मोनोसैकेराइड में तो किसी बॉन्ड की जरूरत नहीं होती है, लेकिन डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड इन सब में आपस में जोड़ने के लिए हम लोग को एक बॉन्ड की जरूरत होती है जो कि ये होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन बी सही है कि डाइसैकेराइड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू ही आपस में कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिपिड्स आर सॉल्युबल इन। लिपिड्स किन सब में सॉल्युबल्स होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन दिया है यहाँ पे वाटर, सेकंड इज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, सेकंड थर्ड इज इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड फोर्थ इज पोलर सॉल्वेंट। जो लिपिड्स होते हैं जनरली हम लोग पढ़े हैं शुरू से ही कि जो लिपिड्स और फैट्स होते हैं वो हम लोग के ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। तो हम लोग के ऑप्शन में दिया भी है कि लिपिड्स और सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन बी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इज डिफाइंड एज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। किस प्रोसेस को हम लोग
लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, क्योंकि अभी अभी हम लोग बायोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स बायोलॉजिकली किस रिएक्शंस के थ्रू अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया है रिडक्शन रिएक्शन के थ्रू, थर्ड इज ऑक्सीडेशन, सेकंड इज ऑक्सीडेशन, थर्ड इज इलेक्ट्रोलिसिस एंड फोर्थ इज इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडेशन की प्रोसेस के थ्रू ही कोई भी कंपाउंड इलेक्ट्रॉन को लूज अपनी सेल्स में करता है। तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन बी सही है, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रेजेंस ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइजिंग एटीपी एंड फ्रॉम एडीपी एंड inorganic phosphate coupled with the electron transport chain is known as ADP। और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एटीपी में किस प्रोसेस के थ्रू कन्वर्ट होता है, उस प्रोसेस का नाम बताइए। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या क्या दिया है, फर्स्ट इज कैटाबॉलिज्म, थर्ड इज रिडक्टिव फॉस्फोराइलेशन, एनाबॉलिज्म एंड फोर्थ इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो यहाँ पे हम लोग का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इसी के थ्रू एडीपी एटीपी में कन्वर्ट करता एटीपी में कन्वर्ट होता है। इसमें एटीपी में एटीपी में जो एटीपी है हम लोग का वो तीन फॉस्फेट को अटैच किए रहता है, और एडीपी में 2 फॉस्फेट होते हैं और एटीपी में 3 फॉस्फेट। एक टर्म आता है कहीं कहीं आप देखेंगे एएमपी, इसका मतलब होता है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। एडिनोसिन के साथ साथ सिर्फ एक ही फॉस्फेट जब जुड़ा रहता है तो उसको बोलेंगे एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। जब 2 फॉस्फेट अटैच हो जाएगा तो बोलेंगे एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और 3 फॉस्फेट जब अटैच हो जाता है तो इसको बोलेंगे एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन डी सही है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के थ्रू ही एडीपी एटीपी में कन्वर्ट होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, हाई एनर्जी कंपाउंड एटीपी स्टैंड फॉर। एटीपी जो कि एक हाई एनर्जी कंपाउंड होता है, वो उसको किस टर्म के नाम से जानते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, second is adenosine monophosphate, third is adenosine tetraphosphate and fourth is adenosine diphosphate। तो ATP stand for adenosine triphosphate, adenosine triphosphate। तो ऑप्शन ए में दिया भी है एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को ही एटीपी के टर्म से जाना जाता है। एडिनोसिन टेट्राफॉस्फेट नहीं होता है, और एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट को हम लोग एएमपी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को एडीपी के फॉर्म में। तो यहाँ पे हम लोग को एटीपी के पूछा है, तो एटीपी में ऑप्शन ए एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या है, व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का हम लोग का फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है। ये जो पूरी प्रोसेस मेटाबॉलिज्म की होती है, ग्लाइकोलिसिस कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म की, तो इसमें हम लोग का मेन काम क्या हो, उसमें सेल्स या फिर जो भी हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं उसमें क्या काम होता है, भोजन क्यों लेते हैं, क्योंकि हमको हमेशा एनर्जी की ज़रूरत होती है, और ये एनर्जी हम लोग को सेल में एटीपी के फॉर्म में स्टोर होती है। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है वो हम लोग की लेने के लिए जो भी हम लोग फूड इनटेक करते हैं वो एटीपी में कन्वर्ट हो सके, जिससे हम लोग को डायरेक्टली एनर्जी हमारी बॉडी को मिल सके, बाकी के सारे फंक्शन हो सके। तो क्वेश्चन में भी ये पूछा है कि पूरे ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या जो भी हम लोग फूड मॉलिक्यूल लेते हैं उसका लास्ट प्रोडक्ट क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है एएमपी, सेकंड इज H2O, थर्ड इज एटीपी एंड फोर्थ इज एडीपी। तो यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर है एटीपी। जो पूरी प्रोसेस हम लोग की ग्लाइकोलिसिस, क्रैब साइकिल या ईटीएस होती है वो एटीपी को जनरेट करने के लिए ही होती है। तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन सी सही है, एटीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
All the enzymes involved in biological oxidation to class belong to class. जितने भी enzymatic action होते हैं, biological oxidation reactions होते हैं, वो किस एंजाइम की कैटेगरीज में आते हैं? जितने भी एंजाइम्स हैं हम लोग जनरली 6 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। उसमें एक प्रोसेस होती है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की रिएक्शन, तो वो किस क्लास से बिलोंग करती है? हम लोग के क्वेश्चन में ये पूछा है। फर्स्ट दिया है इसमें ट्रांसफरेजेस, सेकेंड इज लाइगेजेस, थर्ड इज आइसोमरेज एंड फोर्थ इज ऑक्सीडोरिडक्टेज। जो ट्रांसफरेज एंजाइम होता है वो किसी भी ग्रुप का ट्रांसफर करने का काम करता है, और लाइगेज एंजाइम जब किसी भी दो मॉलिक्यूल या कंपाउंड को जोड़ने का नीड हो तो वहां पे लाइगेज एंजाइम की जरूरत पड़ती है। आइसोमर, जब कहीं भी आइसोमर का फॉर्मेशन करना हो किसी भी मॉलिक्यूल का तो वहां पे आइसोमरेज एंजाइम काम करता है। तो हम लोग की लास्ट ऑप्शन है ऑक्सीडोरिडक्टेज, यही सही है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन की जो पूरी कैटेगरी आती है वो हम लोग की ऑक्सीडोरिडक्टेज कैटेगरी में होती है। तो ऑप्शन डी हम लोग का यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द डिग्रेडेटिव प्रोसेस आर कंसर्न विद द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू सिंपल मॉलिक्यूल, सिंपल वन आर कॉल्ड एज। ऐसी कौन सी प्रोसेस के माध्यम से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ा जाता है? तो जो प्रोसेस हम लोग की बॉडी में होती है मेटाबॉलिक प्रोसेस, वो जनरली मेटाबॉलिज्म को जनरली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है एनाबॉलिक प्रोसेस, एनाबॉलिज्म या एनाबॉलिक प्रोसेसेस, एंड सेकंड है कैटाबॉलिज्म या कैटाबॉलिक प्रोसेस। तो जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल में टर्न उसमें तोड़ने का काम किस प्रोसेस के थ्रू होता है? फर्स्ट ऑप्शन में दिया है कैटाबॉलिज्म, सेकंड इज एनाबॉलिज्म, थर्ड इज एम्फीबॉलिज्म एंड फोर्थ इज मेटाबॉलिज्म। तो यहाँ पे हम लोग का सही ऑप्शन है कैटाबॉलिज्म। इसी में जितने भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं वो सिंपल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो ऑप्शन ए हम लोग का यहाँ पे सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा है द बायोसिंथेटिक रिएक्शन इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सिंपल प्रोसेसेस आर नोन एज। अब जो भी प्रीवियस क्वेश्चन पढ़े हैं ठीक उसी का उल्टा है कि सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किस प्रोसेस के थ्रू होता है? फर्स्ट पूछा है मेटाबॉलिज्म, सेकंड इज एम्फीबॉलिज्म, थर्ड इज एनाबॉलिज्म एंड फोर्थ इज कैटाबॉलिज्म। तो यहाँ पे हम लोग का सही ऑप्शन हो जाएगा एनाबॉलिज्म। इसी के प्रोसेस के थ्रू सिंपल मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होकर एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन सी सही है। तो आज की क्लास हम लोग की यहीं पे खत्म होती है और मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी यहीं पे एंड होता है। इसमें हम लोग ने क्या क्या पढ़े थे? 3 स्टेप्स में एरोबिक कंडीशंस होती है। एरोबिक कंडीशंस 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है, जो कि फर्स्ट स्टेप है ग्लाइकोलिसिस, वो एक प्रीवियस वाली लेक्चर में ले चुके हैं। और आज हम लोग पढ़े हैं ईटीएस और क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल सेकेंड स्टेप है एंड ईटीएस लास्ट स्टेप। यहाँ से हम लोग की पूरी जो ग्लाइकोलिसिस होता है वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, क्रेब साइकिल और ईटीएस के थ्रू एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है और वाटर मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है। अगर बात करें एनारोबिक कंडीशंस की, तो ऐसे कंडीशंस में क्या होता है? तो इसमें जो हम लोग का जो ग्लूकोज या फूड मॉलिक्यूल होते हैं वो अगर ऑक्सीजन सेल्स में नहीं प्रेजेंट है तो वहाँ पे लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन होने लगता है, या एल्कोहलिक यीस्ट वगैरह की बात करें तो वहाँ पे एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है। वहाँ पे कम अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, और या एल्कोहलिक बिवरेजेस जो बनाने रहते हैं वहाँ पे एल्कोहलिक फर्मेंटेशन का यूज होता है। और लैक्टिक एसिड का अगर एग्जांपल लें, हम लोग अगर देखेंगे हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं, तो हम लोग के मांसपेशियां जो होती हैं दर्द होने लगती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे हम लोग ऑक्सीजन जितनी सेल को हमारे ऑक्सीजन की नीड होती है वो कंप्लीट नहीं हो पाती, इसी वजह से मसल क्रैम्प्स होने लगते हैं। तो ऐसे टाइप के रेस्पिरेशन को बोलेंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के थ्रू हम लोग को एनर्जी बहुत कम अमाउंट में मिलती है। तो ऐसे कंडीशन जनरली बॉडी में बहुत कम होते हैं, जब हम लोग बहुत ज़्यादा वर्कआउट वगैरह कर लेते हैं तब होते हैं। तो ये
एक जनरल ओवरव्यू था कि ये ग्लाइकोलिसिस क्रेब्स साइकिल और ईटीएस एरोबिक कंडीशंस में होती हैं, क्योंकि हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं और हम लोग को ऑक्सीजन की नीड हमेशा होती है। तो आज की क्लास और मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास पे एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।